जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर झंडा फहराएंगे बीजेपी का। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होता है क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो कभी कितने संघर्षों से जूझ रही थी राजनीति में, आज वो न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी ये कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक कार्यकर्ता को जानता होगा, पन्ना प्रमुखों को जानता होगा। और ये ध्वजारोहण करते हुए जेपी नड्डा, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी दफ्तर पहुंचे जेपी नड्डा और यहां ध्वजारोहण किया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी यहां पर होगा। वर्चुअली संबोधित सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक तारीख जिसमें आप देखते हैं कि बीजेपी कैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं से बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बन जाती है। एक ऐसी पार्टी जिसका दबदबा न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में है और उस हर एक कार्यकर्ता तक वो पहुंचते हैं। उसके पन्ना प्रमुख, उसके ब्लॉक प्रमुख, हर व्यक्ति को, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कोई जानता है। और अभी भी आप देखिए, बीजेपी को वो पार्टी कहा जाता है जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। चुनाव भले ही 2 साल दूर हो, 1 साल दूर हो, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष चुनावी मोड में नजर आते हैं। अब जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, सामने चुनौती कर्नाटका विधानसभा चुनाव की है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब कैसे आगे रणनीति बनाई जाए। कभी जनसंघ से जुड़े शुरू हुई ये पार्टी जब किस तरीके से कश्मीर के लिए संघर्ष किया था, कश्मीर के लिए ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। आज उस कश्मीर में भी देखिए 370 हटाया गया, उसके बाद में भरोसा वहां की जनता को दिलाया गया कि कश्मीर भी आज उतना ही सेफ है। हम पाकिस्तान को 1 इंच तक जमीन लेने नहीं देंगे। अब धारा 370 हटाए जाने के बाद से किस तरीके से लगातार केंद्रीय सरकार वहां पर कामकाज कर रही है। अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के चुनाव की, तो पूर्वोत्तर के चुनाव में भी बीजेपी ने यह दिखा दिया कि जहां कभी बीजेपी जाने तक को तैयार नहीं थी, वहां पर आज चुनाव लड़ा तो किस तरीके से वहां पर भी अपना परचम बुलंद किया। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में सबसे बड़ी लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी अभी से ही पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर ध्वजारोहण किया है। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और जेपी नड्डा क्या मंत्र देते हैं और पीएम मोदी क्या मंत्र देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों की ओर से कहा गया कि मालूम सबका होता है कि कौन कहां कितना काम कर रहा है। जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाकर काम करिए। समय समय पर जब जब कैबिनेट की बैठक हुई है, वो अपने मंत्रिमंडल में यही मूल मंत्र देते हैं कि जनता अगर आपको यहाँ लोकतंत्र के मंदिर तक लेकर आई है तो आपकी जिम्मेदारी है आप जनता तक पहुंचिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस कदर काम करते हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हर कोई ग्राउंड जीरो पर जाकर इसी तरीके से काम करता है। हम इतिहास भी बीजेपी का आपको बता रहे हैं कि 13 महीने की सरकार में 1998 में बनती है, फिर 1999 में 182 सीटें जीतकर आ जाती है। जिस राम मंदिर के संकल्प को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, वो राम मंदिर का संकल्प भी आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। कई ऐसे वादे हैं जो बीजेपी की ओर से अपने संकल्प पत्र में किए गए, अपने वादों में रखे गए, उन वादों को पूरा भी किया है। बीजेपी का ये 44वां स्थापना दिवस है। 2019 में बम्पर जीत होती है, 303 सीटें जीत लेती है बीजेपी और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि आज जब आप बीजेपी का जिक्र करते हैं तो जहन में नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आती है। देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को जिस बात का इंतजार है वो ध्वज लहरा दिया गया है, यानी पार्टी का झंडा। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उस पार्टी का झंडा सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ होता है। और यही जन भावना, यही जो भावना है वो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी। तो जेपी नड्डा यहाँ पहुंचकर वो झंडा लहरा चुके हैं। अंदर पहुंचे हैं किस मकसद से वो मैं आपको बताती हूँ। जिन 2 महापुरुषों का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ कि बीजेपी अगर आज इस रूप में है तो वो 2 लोग जिन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान भी गंवाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक की मौत होती है,
मुगलसराय स्टेशन पे संदिग्ध परिस्थितियों में दूसरे की जान जाती है, कश्मीर में हिरासत में लिए गए थे और उन्हीं महापुरुषों के बदौलत आज बीजेपी यहां तक पहुंची है। तो आज दीप प्रज्वलित किया जाना है और उसके लिए जेपी नड्डा इस सभागार के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे, लेकिन बड़ी बातें, वो बड़ी बातें जो देश के लोग जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, हालांकि बहुत हद तक उन्हें मालूम भी है, लेकिन आज के दिन दोहराना इसलिए जरूरी है कि वो पार्टी जिसके 4-5 लोग मिलकर गठन करते हैं, जिसमें कैलाशपति मिश्र जिनका बिहार से ताल्लुक है, विजया राजे सिंधिया जो कि राजघराने से ताल्लुक रखती है। कहा तो ये भी जाता है कि जब पार्टी, किसी भी पार्टी का गठन हो तो शुरुआती वक्त में आर्थिक स्थिति पर वो पार्टी मजबूत नहीं होती है। ऐसे वक्त में विजया राजे सिंधिया ने सपोर्ट किया। आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी राजनीति में है, जिसमें आप वसुंधरा राजे का नाम जानते हैं, यशोधरा राजे का नाम जानते हैं और उसी घराने से हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस पार्टी के चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में वो है। ऐसे नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि संस्थापक सदस्यों के बाद ये पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ी, उसमें आता है सबसे प्रमुख चेहरा जिनको राजनीति का शिखर पुरुष कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि आज जेपी नड्डा या अमित शाह जिस भूमिका में रहते हैं, उसी भूमिका में हमने अमूमन लाल कृष्ण आडवाणी को देखा। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हमें पार्टी के वो तमाम बातों का जिक्र करना जरूरी है। 5 अगस्त 2019 में जब 370 खत्म किया गया तो सबको एक बार फिर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्याल आया, क्योंकि ये उन्हीं का सपना था। वो उसी कश्मीर में जाकर उनकी डेथ हुई जहां को लेकर उन्होंने ये कहा था कि ये अलग से नियम क्यों चाहिए, कश्मीर में अगर हमारे भारत का अभिन्न अंग है तो ये अलग से नियम उस पर क्यों थोपे, हम इसे खत्म करना है। और इस सपने को बीजेपी ने भुलाया नहीं था, यानी अपने पार्टी के इन महापुरुषों को बीजेपी ने नहीं भुलाया। ना सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया, ना सिर्फ हर चुनाव में इन बातों का जिक्र किया, बल्कि जब दोबारा सत्ता में 2019 में ये पार्टी आई प्रचंड बहुमत के साथ अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में, किसी सहयोगी पार्टी के बदौलत नहीं, तो उसने पहला सपना पूरा किया। किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, यानी अनुच्छेद 370 खत्म करने का। मंदिर आंदोलन के बिना, इस जिक्र के बिना बीजेपी की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसके फायर ब्रांड जो लीडर्स थे उनमें सबसे प्रमुख चेहरे का नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी से ताल्लुक रखने वाले कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रितंबरा। ये वो चेहरे थे जिन्होंने पार्टी को जब सींचा, जब तैयार किया, तो आज पार्टी इस स्थिति में है कि आज हम अगर इस बीजेपी दफ्तर को लेकर भी बहुत चर्चाएं होती है, बहुत विशाल भवन बना दिया गया है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। ये पैसे खर्च करने वाले वो अलग बातें सोचे ज़रूर, लेकिन जितना लंबा सफर, जितना लंबा संघर्ष इस पार्टी ने तय किया है, उसके बाद ये भवन कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के जो तमाम कोर मेंबर्स हैं उनके लिए जगह होनी ही चाहिए। और आज यकीनन बहुत सारे चेहरे नहीं है, चाहे वो संस्थापक सदस्य हो या फिर जिनको दोस्त की भूमिका में देखते थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जो महिला लीडर्स की जब फहरिस्त तैयार की जाएगी अभी के एरा में, बीते मतलब 2-3 दशक के एरा में, तो सुषमा स्वराज का नाम किस तरीके से लिया जाएगा ये सबको मालूम है। क्योंकि जब संसद से चीखती थी सुषमा स्वराज तो वो आवाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहती थी, वो आवाज गूंजती थी दुनिया के पटल पे, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। तो ऐसे फायर ब्रांड लीडर्स की बदौलत ये बीजेपी इस तरीके से तैयार हुई है। एक एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंतजार किस बात का है? इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब देश के प्रधानमंत्री लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करेंगे, जब वो अपनी भावनाएं बताएंगे, बीजेपी से उनका क्या संबंध रहा है, कैसे एक आरएसएस के प्रचारक के तौर पे, संघ के प्रचारक के तौर पे वो सफर तय करते करते बीजेपी में कहां से कहां तक पहुंच गए। आज उनकी छवि, आज उनका कद इतना ज्यादा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है कि शायद उन तक पहुंचना किसी भी विपक्षी लीडर के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, किसी भी चेहरे को उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा चेहरा नहीं अभी दिखता है जो उनके करीब भी पहुंच सके, मतलब उनके छवि के करीब भी पहुंच सके। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है और ये एक दिन की तपस्या नहीं है। मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ कि अगर ये 44 साल का सफर तय किया है बीजेपी ने, अगर ये आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो लंबा संघर्ष है। शायद मैं
1-2 घंटे की रिपोर्ट में आप तक वो सारी बातें नहीं पहुंचा सकती हूँ, लेकिन वो तमाम बड़ी बड़ी बातें, वो मोटी मोटी बातें जिसका जिक्र करना जरूरी है। और ये जय श्री राम के जो नारे सुन रहे हैं ना, ये कार्यकर्ताओं में जोश भरता है। ये वो नारा है जो जब चुनावी मंच से या फिर किसी भी रण क्षेत्र से जहाँ पे चुनाव होते हैं उन जगहों से जब ऐसी आवाजें सुनते हैं तो यकीनन हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और उसी उत्साह के बदौलत उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में जब 2014 में बीजेपी का एक सपना पूरा हो गया केंद्र में सरकार बनाने का, उसके बाद था कि अब राज्यों में अपने आप को विस्तार देना है, राज्यों में अपने आप को उस तरीके से स्थापित करना है। पहला राज्य कौन सा आता है? वो आता है उत्तर प्रदेश। उसको लेकर ख्वाब देखा जाता है कि यहाँ तो अपनी सरकार होनी चाहिए। और ये सपना कैसे पूरा होता है? अमित शाह के बदौलत। अमित शाह 2014 के बाद पहली जिम्मेदारी क्या लेते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में हर हाल में अपनी सरकार का गठन करना है और इसके लिए वो पन्ना प्रमुखों को तैयार करते हैं, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं और सब में ऐसा जीत का जोश और जज्बा भरते हैं कि वो जज्बा काम आता है कि वहां पे उत्तर प्रदेश में भी सरकार का गठन होता है। बीजेपी की एक और खासियत है जो तमाम विरोधी पार्टियों को भी सुननी चाहिए और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं ऐसे हमारे दर्शक उनको भी जानना चाहिए। बीजेपी हमेशा हर राज्य में, केंद्र में, सब जगह सेकंड लीडरशिप जरूर डेवलप करके रखती है और यही वजह है कि उसमें कुछ प्रमुख चेहरे का जिक्र मैं कर ही रही हूँ कि एक वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जो तिकड़ी थी वो राजनीति में आगे बढ़ रही थी। हालांकि आज की तुलना में उन्हें संघर्ष ज्यादा करना पड़ा, आज की तुलना में उन्होंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे, आज की तुलना में उनको सहयोगी पार्टी का सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिला। आपको याद है 13 दिन में सरकार गिर गई थी और किसके बदौलत गिरी थी ये सभी को मालूम है। लेकिन आज वाली जो बीजेपी है वो आंकड़े के लिहाज से इतनी मजबूत हो गई है कि किसी सहयोगी पार्टी की तरफ उसको देखने की जरूरत नहीं है। और ये तिकड़ी कौन सी है जिसका जिक्र पूरे भारत के सामने हम दसियों बार कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं करना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। हालांकि आज की तारीख में ये भी कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता अपने आप में मोदी है और ऐसा स्लोगन हमने चुनावी मंच से देखा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कार्यकर्ता में वैसा ही जोश, वैसा ही जज्बा भरते भी हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो हमेशा चुनावी मूड में होती है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को क्लियर पता है कि उसकी रोड मैप क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, राज्यों में कैसे, अगर राज्य में अभी देखिए 2023 के मिड में भी हम नहीं खड़े हैं, अभी तो अप्रैल है, लेकिन ठीक आज से 1 साल बाद चुनाव होना है, मई में सरकार का गठन हो जाना है 2024 में, अगले 2024 में। लेकिन बीजेपी अभी से ही उसी तरीके से तैयारी कर रही है और ये तैयारी किस तरीके से काम आने वाली है ये सभी को मालूम है। तो इस वक्त की जानकारी देते देते हम बीजेपी की उन तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी कर रहे हैं जो आज जानना जरूरी है, लेकिन एक एक करके तस्वीरें भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बड़ी तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को। 2 जगहों की, ये वही जगह है जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम था, लेकिन ये दूसरा हिस्सा है बीजेपी दफ्तर का सभागार, जहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो तस्वीर है वहां पे दीप प्रज्वलित करने के लिए कौन पहुंचे हुए हैं? जेपी नड्डा। मैं एक पोस्टर दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर है जिस पे लिखा हुआ है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। यही बात मैं अपने दर्शकों के सामने दोहरा भी रही हूँ कि कैसे शीर्ष पे पहुंचकर नरेंद्र मोदी आज की तारीख में न सिर्फ भारत में बल्कि अगर दुनिया के पटल पे आप देखें, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देखें तो उनकी छवि बहुत ज्यादा बड़ी है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। हाथों में झंडे हैं, जय श्री राम लिखा हुआ है और ये तैयारियां हैं दरअसल हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के। लोगों में जहां उत्सुकता है वहीं अब सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से सशर्त इजाजत दी गई है। एक रूट तय किया गया है जिस रूट से इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ानी होगी, लेकिन यहाँ जवानों की मुस्तैदी और प्रशासन की सतर्कता देखिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं यहाँ पर और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सीआरपी के जवानों की हथियार बंद तैनाती और मौजूदगी हम दे सकते हैं।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। और जहांगीरपुर इलाके में खासतौर पर इसीलिए भी क्योंकि पिछला कुछ इतिहास देखा गया तो इस तरह की आशंका लगातार बनी थी और इसीलिए भी यहां लगातार मुस्तैदी हम फोर्सेस की देख सकते हैं। यहां हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जिस तरह से निवेदन किया गया था विश्व हिंदू परिषद की ओर से, कल तक के जब परमिशन नहीं मिली थी आशंका यही थी कि क्या सुरक्षा इंतजामात को लेकर कहीं कोई आशंका है, क्या अशांति फैलने की कहीं कोई आशंका है। लेकिन उन तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए अब यह जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम